दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आइए, आज एक नया टॉपिक बहुत ही बढ़िया, जो कि आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ है, एफए, जो कि नॉलेज लेवल का थर्ड सब्जेक्ट है। इसके बारे में बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज अबाउट आईएफआरएस, विच इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आज देखेंगे क्या फर्क है और होता क्या है ये आईएफआरएस। तो आईएफआरएस के बारे में समझेंगे कि सर व्हाट इज आईएफआरएस एंड हाउ डज इट कंपेयर टू द इंड एएस। सर, ये इंड एएस से कैसे कंपेयर होता है, और एक छोटी सी चीज और, आपका डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। तो इन तीनों चीजों के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि सर ये चीजें क्या होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके साथ में। सबसे पहले देखो, आपको कोई भी चीज समझने के लिए यार देखो, आप देखोगे ना कि कितने साल, 200 300 साल अंग्रेजों ने राज किया है पूरी दुनिया के ऊपर, 300 400 सालों तक पूरे वर्ल्ड के ऊपर, नॉट जस्ट इंडिया, एंड इट्स द होल वर्ल्ड दैट दे हैव रूल्ड ऑन। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट दे गेव अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू द वर्ल्ड, विच इज नोन एज इंग्लिश। तो जो इंग्लिश भाषा दी उन्होंने, उसकी वजह से हम बहुत कुछ समझ पाते हैं, और उस एक भाषा की वजह से हमारे पास हिंदुस्तान में एक बीपीओ नाम का एक सेक्टर शुरू हो गया, जहां पर जो इंग्लिश बोलने वाले लोग थे उनको काम मिलने लग गया, अच्छा काम मिलने लग गया। तो इंडिया को और काम मिलने लग गया, आईटी के अंदर काफी काम मिलने लगे, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो इंजीनियरिंग की तरफ काफी ज्यादा, मतलब उसका झुकाव था, और इंजीनियरिंग काफी एनालिटिकल होती है, उसके अंदर नहीं जाऊंगा बहुत डीप में। बट तो इंड एएस या आईएफआरएस जिसे कहते हैं, आईएफआरएस एक भाषा है, इट्स अ लैंग्वेज। तो जब आप आईएफआरएस के बारे में बात करोगे, तो आईएफआरएस इज अ लैंग्वेज। किस चीज की लैंग्वेज है सर? बिजनेस की। देखो, अकाउंटिंग को बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। आईएफआरएस है अकाउंटिंग की लैंग्वेज, अकाउंटिंग की एक भाषा है। ठीक है। मतलब अगर आपको समझना है कि बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन कैसे हुई है और किस तरह से रिपोर्ट हो रही है, देखो अब की तारीख में अगर आप देखो ना, सिस्टम्स आर डूइंग एवरीथिंग। तो एनालाइजिंग सॉफ्ट, वो सब कुछ सॉफ्टवेयर कर देता है, एनालाइजिंग, समराइजिंग, सब कुछ कर देता है। बट रिपोर्टिंग की बात जहां पर आती है, तो वहां पर ह्यूमन टच बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन टच मांगता है। और वहीं पर आईएफआरएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक एसेंस है वो आ जाता है। मैं आपको बताऊं, मैं बीएसआर प्रोफाइल के अंदर काम करता हूँ, विच इज नोन एज बैलेंस शीट रिकंसिलेशन। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि हमारे जो वोडाफोन के अकाउंट्स हैं वो एज पर आईएफआरएस हैं कि नहीं। तो हमारे जो इंटरनल पॉलिसीज हैं, मतलब इसको बोलते हैं वी गैप्स, वोडाफोन ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये आईएफआरएस के ही तर्ज पर बनी हुई हैं। तो हम ये इंश्योर करते हैं कि जो वोडाफोन की जो पॉलिसीज हैं, इससे जो हमारा बैलेंस शीट रिकंसिलेशन है वो कंप्लाई करता है। इसका मतलब हमारे जो बैलेंस शीट अकाउंट्स हैं वो आईएफआरएस से कंप्लाई करते हैं। यार ऐसी हजारों हजार कंपनियां, लाखों कंपनियां हैं जो इस मॉडल के ऊपर, आईएफआरएस के ऊपर काम करती हैं। तो ये तो एक लैंग्वेज हो गई। ठीक है। इंपॉर्टेंट आईएफआरएस सर कौन से हैं? देखो, एक कंसोलिडेशन का आईएफआरएस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइनल, मतलब आपके प्रोफेशनल लेवल तक। दूसरा एक, ये लगभग आपका पड़ेगा ये कंसोलिडेशन का आईएफआरएस। दूसरा आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएगा, ये जहां तक मुझे लगता है आईएफआरएस 8। ठीक है। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाता है आपका IAS 9, IFRS 7 एंड IAS 30। ठीक है। तो ये आपके जो आईएफआरएस इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के आईएफआरएस हैं जो कि आ जाते हैं। ठीक है। सो ये एक कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर आपके ईसॉप्स हैं, जो आपका IFRS 2 है, IAS 2 नहीं, IAS 2 इन्वेंट्री है। ठीक है, IFRS 2। ठीक है। फिर आपका एक IFRS 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IFRS 16 जिसको हम लीजेस बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली टेलीकॉम कंपनी के अंदर IFRS 16 का बहुत सारा यूज है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है IFRS 16। फिर IFRS 15 रेवेन्यू रिकग्निशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इन IFRS के साथ में अब अगले कुछ सालों तक जुड़े रहेंगे, 1 2 साल, जब तक भी आपका ये ACCA क्लियर नहीं होता है। सो दिस इज अबाउट द
आईएफआरएस दोस्तों, उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। तो ये तो थी आईएफआरएस। आईएफआरएस बेसिकली ये बताते हैं कि हमें कोई भी ट्रांजैक्शन को इंटरप्रेट कैसे करना है, यूटिलाइज उसको रिपोर्ट कैसे करना है, उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स देते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आईएफआरएस 16 के अंदर बहुत ही बेसिक एग्जांपल देता हूँ। आईएफआरएस 16 के अंदर, अच्छा पहले क्या होता था ना, लीजेस को डिवाइड किया था आपने आज तक शायद पढ़ा नहीं होगा, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज के अंदर। बट जब आईएफआरएस 16 आया तो आईएफआरएस 16 वो केम फ्रॉम आईएएस 17। आईएएस 17 ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था, वहां से आईएफआरएस 16 जो कि लीजेस का आईएफआरएस है वो लेकर के आते हैं। और जिस ये जो आईएफआरएस 16 था आपका, तो इस आईएफआरएस 16 के अंदर ये कहते हैं कि जो लेसर है, तो दो पार्टी होती है हमेशा लीज में, एक लेसर होता है और एक लीसी होती है। ठीक है, लेसर मतलब एसेट को लीज पे देने वाला, जो लीज के ऊपर दे रहा है। लीसी मतलब जो एसेट को लीज के ऊपर ले रहा है। आईएएस 17 के अंदर फाइनेंस ऑपरेटिंग लीज का डिफरेंस था, उसको खत्म कर दिया गया, मतलब आपको फाइनेंस ऑपरेटिंग लीज नहीं। बट आप कुछ कंपनीज की बैलेंस शीट देखोगे तो अभी भी फाइनेंस ऑपरेटिंग लीज इंक्लूड करी जा रही है। उसका रीजन बस यही है कि आप देखोगे कि उसका छोटा सा रीजन है कि सर, जो पुराने जो अकाउंटिंग होती थी वो अभी तक हम चेंज नहीं कर पाए, राइट। तो यही एक छोटा सा रीजन है जिस वजह से ये जो कंटिन्यू करा जा रहा है फाइनेंस लीज। बट अब बहुत जल्दी इस फाइनेंस लीज का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट खत्म हो जाएगा और फिर हम पूरी की पूरी तरह से इसके ऊपर आ जाएंगे। जो लेसर, तो लेसर की अकाउंटिंग आज भी आप देखोगे तो आईएएस 17 के हिसाब से ही होती है, जिसके अंदर कोई भी चेंज ज्यादा नहीं आया है। मेन चेंज आया है लेसी की अकाउंटिंग में, जहां पर ये माना गया कि अगर देखो, अगर आपके पास एस राइट है ना किसी को यूज करने, किसी एसेट को यूज करने का, तो सिर्फ आप अपनी लाइबिलिटी नहीं मान सकते उसको, आपको एक आरओयू एसेट क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब राइट टू यूज एसेट, राइट ऑफ यूज आपके पास है। देखो अगर मेरे पास एप्पल का ट्रेडमार्क है, लीज के ऊपर ही है, तो मैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकता हूँ। तो क्या मैं उसे अपना एसेट नहीं मानूंगा? उस राइट, वो ट्रेडमार्क पर एसेट नहीं, बट उसको यूज करने का जो राइट है, भले वो लीज पर है, बट इट्स अ राइट दैट आई कैन यूज दैट एसेट। ठीक है, तो वो वहां पे मेरा एसेट बनेगा और दूसरा मेरी लीज लाइबिलिटी बनेगी। बहुत अंदर, बहुत डीप में नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि इसके पहले मुझे आपको अकाउंटिंग के थोड़े थोड़े कंसेप्ट समझाने पड़ेंगे। थोड़े से कंसेप्ट मैं आपको आज ही बता देता हूँ। देखो, डबल एंट्री बुक कीपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, इंडेस सर क्या है? इंडेस बेसिकली इंडिया ने 2011-12 के टाइम पर आईएफआरएस को अडॉप्ट कर लिया, बट एज इट इज अडॉप्ट नहीं किया। इन्होंने बोला कि हम लोकल मार्केट के हिसाब से कुछ चेंजेस करेंगे। तो इन्होंने इंडेस और आईएफआरएस के बीच में कुछ कार्विन्स और कार्व आउट्स किए। ठीक है, कुछ कार्विन्स इन्स एंड कार्व आउट्स किए। ठीक है, कुछ कार्विन्स और कुछ कार्व आउट्स किए, जिसके बाद इंडेस अपने आप में, आप देखो कि नंबर्स भी, इनफैक्ट आईएफआरएस की लैंग्वेज और नंबर्स भी यहाँ पर बिल्कुल हूबहू है। कुछ कुछ जगह पर चेंजेस किए गए हैं, जब जब हम पढ़ेंगे इंडेस की भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा, बट कुछ जगह पर चेंजेस किए गए हैं। बाकी नंबर और लैंग्वेज बिल्कुल आईएफआरएस की ही उठा करके इन्होंने कॉपी करी हुई है। तो आप अगर एक एसीसी हो, आप इंडियन एंटिटी के अकाउंट्स भी बहुत आराम से बना सकते हो, लिस्टेड कंपनी के, जिसको इंडेस फॉलो करनी है। तो आपने आईएफआरएस पढ़ लिया, आप आईएफआरएस के एक्सपर्ट बन गए, तो आप यहां पर भी वो अकाउंट्स बना सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो इंडेस इज नथिंग बट अडॉप्टेड वर्जन ऑफ आईएफआरएस विच इज एप्लीकेबल एज पर इंडिया। ठीक है, अब सर डबल, देखो अब आ जाते हैं बेसिक बेसिक बात के ऊपर। डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होती है? देखो, इसमें बोलते हैं कि हर एक डेबिट का, फॉर एवरी डेबिट, फॉर एवरी डेबिट, डेबिट को डीआर, देयर इज अ
क्रेडिट। ठीक है, तो हर एक डेबिट के लिए एक क्रेडिट जरूर होता है। अब सर ये डेबिट और क्रेडिट कैसे होते हैं, इसके 3 गोल्डन रूल्स हैं अकाउंटिंग के। होता क्या है, जब आप बैलेंस शीट बनाते हो ना, तो आप एक इक्वेशन फॉलो करते हो, विच मीन्स एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, एंड प्रॉफिट, जब P&L बनाओगे तो प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इन्हें डबल एंट्री में रिकॉर्ड करने के लिए आप 3 गोल्डन रूल्स का इस्तेमाल करते हो। उन गोल्डन रूल्स को समझने से पहले आपको 3 अलग अलग तरह के अकाउंट्स को समझना पड़ेगा। तो हमारे पास 3 अकाउंट्स होते हैं। एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है पर्सनल अकाउंट, मतलब इंसान का, कैपिटल का। कैपिटल अकाउंट भी जो इंडिविजुअल का, ड्राइंग्स अकाउंट भी, वो सब पर्सनल में आ जाते हैं। ठीक है, रियल अकाउंट मतलब कैश आया, फर्नीचर आया, मशीन आई, कुछ भी आया, तो ये सारा हमारा रियल अकाउंट का पार्ट बन जाता है, रियल, पर्सनल। और तीसरा होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब इसके में हम 3 तरह की एंट्रीज पास करते हैं, जो 3 रूल्स पर गोल्डन। अगर आप ये 3 रूल्स अच्छे से समझ गए ना, इसका मतलब आपकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग एंड कंसोलिडेशन तक बिल्कुल क्लियर रहेगी। इन 3 रूल्स पे चलोगे, बिल्कुल क्लियर रहोगे। ठीक है, तो मुझे आज भी जब ऑडिट करना होता है ना, कोई कोई कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग से आ जाती है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये बता दो मुझे कि मैंने एंट्री क्या पास करी है। और जब मैं वो एंट्री देख लेता हूँ तो मुझे बात बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाती है। तो यहां पर रियल मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सबसे पहला रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, रूल नंबर 2, पर्सनल अकाउंट का रूल नंबर 2, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, मतलब देने वाले को क्रेडिट और लेने वाले को डेबिट। सेल्स का देखो, सेल्स, अब पहले रियल अकाउंट बताता हूँ। कैश लिया आपने, ठीक है, बिल्कुल कैश पे सेल्स करी, माल बेचा और पैसा ले लिया, तो डेबिट व्हाट कम्स से क्या आ रहा है आपके पास, कैश। ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सर इन्वेंट्री जा रही है मेरे पास से, यस, इन्वेंट्री को मैं सेल्स और परचेज से दिखाता हूँ। जब डेबिट होती है तो परचेज होती है, क्रेडिट होती है तो वो सेल्स होती है। अब सोचो कोई उधार माल ले गया आपसे, तो कैश तो डेबिट हो नहीं सकता, तो डेबिट द रिसीवर, तो डेबिट डेटर, क्रेडिट, क्रेडिट में सेल्स ही रहेगा, इन्वेंट्री जा रही है सर। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट है डेबिट ऑल इनकम्स, नहीं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये 3 रूल। अब देखोगे अगर, तो सर कोई डिस्काउंट दिया अगर आपने, तो क्या करोगे, डिस्काउंट, सेल्स पे डिस्काउंट दे दिया, उधार माल भी ले गया, तो डेबिट डेटर। अब आपने डिस्काउंट दिया तो आपका खर्चा है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट डिस्काउंट। और सर सेल हुई है तो टू सेल्स। ठीक है, हमेशा सेल्स की सिंपल एंट्री डेटर टू सेल्स, तो ये फॉलो की। जब तक कैश में सेल हुई, कैश सेल मतलब कैश टू सेल्स, बाकी हमेशा डेटर टू सेल्स है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में सर आई होगी।